लीजिए आ गया भाई आप सभी की डिमांड पे एक बार फिर से जो हमने लास्ट टाइम आप लोगों को मॉडल पेपर सेट 2316 ZW 2023 में आया हुआ मॉडल पेपर सॉल्व करवाया, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 1, 2, 3 मतलब ABCD करवाए थे। और बहुत सारे बच्चों को हमने ये कहा था कि डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आपके लिए दूसरा सेशन लिटरेचर के लिए लेकर आए। तो आज पूरा लिटरेचर जो भी आपके इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है उसको फिनिश करने वाले हैं। इट मींस आपको मिलने वाले हैं कम से कम 10 क्वेश्चंस, जिसमें लॉन्ग भी हैं और जिसमें शॉर्ट भी हैं। तो कम से कम उन 10 क्वेश्चंस के लिए जो कि प्रोबेबली आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने आपके लास्ट सेशन में कहा था कि जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन पेपर हैं या जो सैंपल पेपर हैं, जो मॉडल पेपर हैं, उनको आप फुल ऑन तैयार करके देखिए। 2024 की बोर्ड परीक्षा तो छूमंतर ऐसे ही निकल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर, जो कि एकमात्र चैनल जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों की डिमांड, उनकी जरूरतों और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कंटेंट लाता है। और खासतौर से मेरा पूरा रिकॉर्ड पूरे साल भर रहा है। उठाकर देखिए बच्चे ने जो कमेंट्स किया, जिन बच्चों के ज्यादा कमेंट्स है उसके ऊपर सेशन लेकर आए हैं और आपके शॉर्ट नोट्स आपकी पूरी प्रेजेंटेशन से बन जाते हैं। सो आई होप सो जितना भी हमने अब तक पढ़ाया आप सभी के लिए वो फुल ऑन बहुत कारगर साबित हुआ होगा, बहुत फायदेमंद, बहुत लाभदायक। तो आपका ये प्यार सपोर्ट इसी तरह बना रहेगा। आपकी बोर्ड परीक्षा की जिम्मेदारी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के टीचर्स की, हम सभी की। तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सो डू विजिट अगेन एंड अगेन, एंड फॉर विजिटिंग दिस चैनल अगेन एंड अगेन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल right now so that you could have the best quality contents on whole YouTube, especially यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए ये पूरा चैनल डेडिकेटेड है। हम इधर उधर की बकवास नहीं, नो बकवास, सीधी पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि हम न झारखंड बोर्ड को पढ़ाते, न उत्तराखंड बोर्ड, न बिहार। हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। स्टार्ट करते हैं भाई। आज का ये सेशन रहने वाला है। उससे पहले आपको लास्ट सेशन की झलक दिखाना जरूरी है, जो कि नए बच्चे हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं तो आप पूरे सेट का जो भी हमने आपको बताया हुआ है लास्ट सेशन, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ये पूरा सेट हमने लास्ट 4 दिन पहले एक सेशन पढ़ाया है, यही थंबनेल लगा होगा, बस उसमें P2 नहीं लिखा होगा। ये P2 मतलब पार्ट 2 है। तो यहां पर हमने सेक्शन ए का ये पैसेज पूरा इसके सॉल्यूशन के साथ, उसके अलावा हमने एक आर्टिकल भी, उसमें एक लेटर भी, और उसके अलावा जितनी वोकैबुलरी, ये सारी चीजें हमने उसमें करवाई हुई हैं। देख पा रहे हैं सेक्शन डी आ गया। तो यहां पर जो सेक्शन डी आया उससे पहले आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर ये था, जिसका सॉल्यूशन भी हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। अगर आप में से बहुत से बच्चों ने वो सेशन ना देखा हो तो जरूर आप उसे देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन आपको समझना जरूरी है। तो सॉल्यूशन जैसा कि हमने करवाया था चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन था। हर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए थे और उसमें हमने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सॉल्यूशन था इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, जो कि एक आर्टिकल था। और जितने भी आपके आर्टिकल आ चुके हैं सिर्फ 2023 में, सिर्फ 2023 के मॉडल पेपर में जितने टॉपिक, मतलब 3 सत्ते 21 या 7 या 21, 7 एकम 7, 7 दिन 14 और 21 अगर हो रहे हैं, वो 21 टॉपिक आप जरा सोचिए कितना तैयार कर लेंगे। इधर उधर की बातें ना करते हुए केवल उन टॉपिक को भी तैयार करेंगे। हालांकि हमने आर्टिकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपको टॉपिक सर्च करने में दिक्कत हो रही है तो आप उन वीडियोस को जाइए, लेटर्स के ऊपर बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। सो आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन हमने कराया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक लेटर के ऊपर था, ये सॉल्यूशन था। उसके बाद आपका वोकैबुलरी को हमने वैसे ही बताया था, तो आपका ये आंसर्स आपको उस वीडियो में जाकर मिलेगा। ये सब हम करवा चुके हैं। इनका हमने पूरा सॉल्यूशन दिया था लिख करके, कि करेक्शन जो भी सिंटैक्स से रिलेटेड था, जो कुछ भी था, सिंथेसिस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस, सबके यहाँ होमोफोन्स, यहां तक के ये पूरा आपका जो पैसेज आया था जिसकी हिंदी हमने एक्सप्लेन भी करी थी और यहां पर लिखी हुई है। तो अगर आप में से कोई एक बच्चा चाहे तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, जो कि अभी 3 से 4 दिन पहले इसी थंबनेल पर बनी है। अब आगे चलेंगे भाई। आगे था सेक्शन डी, और सेक्शन डी पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे
पूछे गए थे, जिसके आंसर्स थोड़ा समझना भी है, हम आपको एक्स्ट्रा भी बताएंगे, लिखकर इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें दे सकें। हम सिर्फ लिखते रहेंगे, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन लिख पाएंगे और उसके आंसर, अगर हम आपको लिख कर देंगे तो फिर आपके लिए समझने में आसानी होगी। मेरा पूरा इंट्रैक्शन, पूरा एकदम कंसंट्रेशन आपकी तरफ रहेगा, इस वजह से ये सारे आंसर्स आप सभी के लिए लिखे हुए हैं, ताकि अब आप केवल समझें क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, और इन क्वेश्चंस को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर किसी को हल्के में लेना है तो ले, बाद में मत पछताए कि साहिर बाबा ने आशीर्वाद नहीं दिया था। आशीर्वाद तो हर वीडियो में है, लेकिन उस आशीर्वाद को लेने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे। ठीक, पहला क्वेश्चन था सेक्शन नंबर डी में, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा और 7 पर आपके 4 क्वेश्चन होंगे। उस 4 क्वेश्चन में आपको करना कैसे ये एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दिया होगा और उस ए के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से एक करना होगा। आई हैव रिटन बोथ द आंसर्स, ताकि आपको दोनों के आंसर मिल जाए। अब इस क्वेश्चन को कैसे और कैसे पूछा जा सकता है ये सुन लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड अ रैट ट्रैप एज अ रैट ट्रैप। उस पेडलर ने, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप, सलमा लगरलोफ के द्वारा लिखा हुआ, वहां से लिया है कि पेडलर ने पूरी दुनिया को क्यों समझाता है एक रैट ट्रैप। सो द पेडलर कंसीडर, उसने समझा, जैसा क्वेश्चन हो जिस टेंस में आपका आंसर उसी टेंस में आ जाना चाहिए। देखो ये कंसीडर लिखा, बट यहां कंसीडर्ड लिखा बिकॉज द क्वेश्चन वाज इन पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन किस में था? पास्ट इंडेफिनिट में था। तो आपकी पहले ही सेंटेंस में पहली गलती आप यही कर जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस में जैसे ही टेंस आता है वैसे ही आपका आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात बेटा, अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो आंसर भी आपको श्योर, आप इंश्योर हो जाइए कि आपका आंसर भी प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट हो। लिखने को और टेंस में कर सकते हैं, बट वो सेंस के अनुसार अभी आपका उतना सेंस लगाना ठीक नहीं, बल्कि आपको यह समझना कि जिस टेंस में आया उसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा। द होल वर्ड एज अ बिग रैट ट्रैप। देखो ये पूरा सेंटेंस कहां से लिया गया? आपके क्वेश्चन से। व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप? तो आंसर भी यही होगा कि द पेडलर कंसीडर द होल वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, इट्स सोल पर्पस इज टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। अब यहां पर आप चाहिए कॉमा लगा दीजिए, या फिर आप चाहिए एज लगा दीजिए, या फिर चाहिए बिकॉज लगा दीजिए, तो कुछ भी करिए। हमने कॉमा लगा दिया। इट्स सोल पर्पस, इसका अकेला पर्पस, मतलब एकमात्र जो, इट्स ओनली पर्पस, इट्स ओनली पर्पस द वर्ल्ड्स पर्पस, मतलब दुनिया का एकमात्र पर्पस है लोगों को फंसाना। इज टू सेट बेट्स फॉर द पीपल, द जॉयज एंड रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग। वो कहता है ये जो जॉयज हैं, ये जो रिचेस हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि एक टेम्पटिंग बेट्स होती हैं। बेट्स का मतलब चारा, एक तरह से लालच देने वाली चारा होती है। एंड एनीवन हु इज टेम्पटेड बाय देम, और कोई भी व्यक्ति अगर इससे लालयित हो गया बस फंस गया। यही उसका मतलब था कहने का। वो कैप्चर्ड बाय द रैट ट्रैप, वो रैट ट्रैप के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। जिस तरीके से हम एक चूहेदान के अंदर चूहे को कैप्चर करने के लिए रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, जैसे ये कुचर 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 करते हुए अंदर पहुंचता है, वैसे पीछे से बंद। उसी तरीके से जब हम अमीरी, पैसे और खान पान और बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसको पाने की चाह, आय हाय अल्लाह छूले का है भगवान, मिल जाए, और जैसे ही हम उसके पार गए और पीछे से मुसीबतें आना शुरू और आप एंट्रैप हो गए। दिस वाज द थॉट ऑफ पेडलर which completed closed on him, जो कि पीछे से बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, what did Mr. Hamill say about language and its important, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीबीएसई और आईयूपी बोर्ड कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सिंपल सा आंसर है कि मिस्टर हैमिल जब लास्ट डे अपने टीचिंग कर रहे थे तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि है पहले चैप्टर का क्वेश्चन, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक बात कही थी। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमिल, आप ये कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमिल फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, या फिर कह लीजिए हैमिल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। एंड इट इज द क्लियरेस्ट, 3 वर्ड आपको याद रखने, क्लियरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड मोस्ट लॉजिकल। लॉजिक को लॉजिकलिस्ट नहीं लिख देना, मोस्ट लगाएंगे। क्लियर को क्लियरेस्ट लिखा जा सकता था, इसलिए तीनों ही वर्ड को सुपरलेटिव डिग्री में एग्जैक्टली याद कर लीजिए। एंड ही सेड दैट दे मस्ट ऑल गार्डेड, और उन्होंने कहा हम सबको, देव का मतलब उन सबको इसको गार्ड करना चाहिए, इसको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड गार्ड आवर ओन लैंग्वेज दैट इज हिंदी। सो इन द सेम वे he just want the French people to guard
इट का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज। एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन पीपल आर इनस्लेव, क्योंकि उनके अनुसार, ना कि उनके अनुसार, दुनिया में सबके अनुसार यही होगा कि जब भी हम कभी गुलाम बनाए जाएंगे तो हम सभी गुलामों को हमारी जो एकमात्र भाषा होगी, हमारी जो नेटिव भाषा होगी, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होगी, वो भाषा जो हम एक दूसरे की समझ पाते हैं, वो भाषा जो हम अपने भावों को एक्सप्रेस कर पाते हैं एक दूसरे से, वो हमें एक फ्रीडम के लिए की प्रदान करेगी। दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि वो अपनी भाषा को पकड़े रहेंगे तब तक। इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन, उनके पास उनके जेलों के चाबियां रहेंगी, उन तालों की चाबियां रहेंगी। मतलब ये कि ये हमारी एक तरह से लॉक को खोलने के लिए जो की होती है, हमारी भाषा भी हमारे एनस्लेव कैटेगरी में, एनस्लेव सिचुएशन में एक चाबी का काम करेगी, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमिल। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ये बात कही थी, बट इट इज अप्लाई टू ऑल द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया के सारी लैंग्वेज पर ये अप्लाई होता है। ये दो क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर ही बी पूछा जाएगा। इस बी में भी दो होंगे, दोनों में से किसी एक को करना है। दोनों के आंसर देख ले। व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुर स्टे बेयरफुट? इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप हमारे पर भरोसा कर सकते हैं, हमारे ऊपर भरोसा करके देखो बेटा, अगर तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे सेशन से ही आपको अगर क्वेश्चन ना फंसे मिल जाए, जो कह रहा है वो हारेंगे। मॉडल पेपर तो भी हम बाद में करवाएंगे और खुद के बनाए करवाएंगे। एग्जैक्ट आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। लास्ट ईयर टाइम हमने आपके पूरे पूरे वर्ड और ईडियम्स तक के फंसा दिए एक सेशन मात्र से, कि आपके पूरे के पूरे ईडियम फंसा दिए। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। सम ऑफ द चिल्ड्रन इन सीमापुरी, वो कहता है कि सीमापुरी में व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट? जो सीमापुरी में बच्चे रहते हैं वो बेयरफुट क्यों रहते हैं? बेयरफुट मतलब नंगे पैर क्यों रहते हैं? सो सम ऑफ द चिल्ड्रन इन सीमापुरी वांट टू वियर, उनमें से कुछ बच्चे तो शूज पहनना चाहते हैं, बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम हैव टू स्टे बेयरफुट, लेकिन उनमें से बहुत से लोग नंगे पांव रहना चाहते हैं। एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि वो जूतों का जोड़ा खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बाय, आप ये लिख लीजिए, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बॉय, ये लिख लीजिए। They state that it is a tradition, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ये एक ट्रेडिशन है टू स्टे barefoot, कि barefoot नंगे पांव रहने का, एज एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर ग्राइंडिंग पॉवर्टी, उनको कुचल देने वाली पॉवर्टी को हाइड करने के लिए वो ये कहते हैं। इट इज अ ट्रेडिशन मैम। वो जब उनके राइटर अनीस जंग पूछती हैं व्हाई आर यू ऑलवेज बेयरफुट, तुम लोग हमेशा बेयरफुट क्यों रहते हो? तो वो कहते हैं इट इज अ ट्रेडिशन। देन शी केम टू नो या इट माइट बी अ ट्रेडिशन, बट दैट इज नॉट द ओनली एक्सक्यूज ऑफ सच चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों के लिए केवल यही एक्सक्यूज नहीं है कि वो गरीब है, बल्कि उनका एक ट्रेडिशन भी है, उनके पास होते भी हैं तो भी वो नहीं पहनते। क्वेश्चन नंबर 7th बी में और वाला देखिए, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। हमने आपको ये बताया, पहला दूसरा चौथा चैप्टर या तीसरा चैप्टर तैयार कर लीजिए। चारों चैप्टर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। लास्ट के चारों चैप्टर छोड़ भी दोगे तो भी आपका काम बनेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। What are the hazards of working in the glass Bengal industries? ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज में काम करते हुए किन खतरों का सामना करना पड़ता है फॉर वर्कर्स को? The glass Bengal industry is a hazardous industry. ग्लास बेंगल इंडस्ट्री एक खतरनाक hazardous है। hazardous का मतलब हानिकारक है। The workers often end up blind. जो वर्कर्स हैं वो अंधे हो जाते हैं if they are exposed to the work for many years. अगर वो कई साल तक काम करें तो उस फैक्ट्रीज में वो अंधे तक हो जाते हैं। The furnaces are in the extreme elevated temperature. जो फर्नेस होती है उनका जो टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, बहुत उठा हुआ होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड लैक प्रॉपर वेंटिलेशन, और प्रॉपर वेंटिलेशन होता ही नहीं है, लैकनेस होती है। देयर इज लैकनेस ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन सिंस मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर पुअर, चूंकि ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो पुअर है। एंड दे वर्क विदाउट प्रोटेक्टिव आई गियर एंड लीव्स देम ब्लाइंड, तो इसीलिए उनके पास ना तो कोई प्रोटेक्टिव गियर होता है, चश्मे लगाए जाते हैं ना, वो नहीं होता, और इस तरह से वो अंधे हो जाते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो ये वाला क्वेश्चन ए, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर? इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया था, दोनों का आंसर सेम है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? कैसे वो मेक श्योर हुए कि आखिर उन्हें अपने डर पर काबू पा लिया? कैसे डर पर काबू पा लिया? ये देखिए आंसर भाई, यहां पर द वे हाउ ही
overcame the fear of water। बस ये लिखना है कि डगलस को पानी से डर लगता था, ओके, बट उस डर के ऊपर विजय भी तो प्राप्त करी, ये भी चैप्टर में पढ़ा है। तो फिर कैसे किया, देखिए शुरुआत, ही ओवरकेम हिज फियर बाय फाइंडिंग एन इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले उन्होंने इंस्ट्रक्टर लिया फॉर हिमसेल्फ हु वुड टीच हिम टू स्विम, जिन्होंने उसे सिखाया, जिन्होंने डगलस को सिखाया क्या करना, स्विम करना। ही वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस, वो पूल गया, प्रैक्टिस करी, किसकी, स्विमिंग की। कितने दिन, 5 डेज। कितने दिन, 5 डेज, वो भी एक हफ्ते में। ही वुड स्विम फॉर एन आवर, वह 1 घंटे तक तैरा करते थे। अब इसको याद करने में क्या दिक्कत है कि डगलस ने पहले इंस्ट्रक्टर लिया, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कई तरीके सिखाए, उसके बाद 1 हफ्ते में 5 दिन तक प्रैक्टिस करी, और हर घंटे, फॉर एन आवर, ऑल 5 डेज, हर दिन 1-1 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड, इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांधी थी, और रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रोप उनकी बेल्ट से अटैच थी, लटका करके उनको पानी में डाला जाता। टू गो थ्रू अ पुले दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। आपने देखा होगा बहुत से जो क्या बोलते हैं, जब एयरफोर्स वाले जब एक बचाव अभियान होता है, उसे क्या कहा जाता है, आई थिंक बचाव अभियान होता है, तो अब ये इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया सा वर्ड है। ऊपर से जब लोग पैकेट देते हैं, बचाते हैं लोग घाटियों में, खाड़ियों में जाकर के, घाटियों में या जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां जब बचाते हैं एयरफोर्स वाले, तो आपने देखा होगा रस्सी बंदी होती है, यहां पर एक बेल्ट बंदी होती है और एक रस्सी बंदी होती है जो उनको ऊपर से खींचती है। उसी तरीके से डगलस के साथ किया गया था। इंस्ट्रक्टर हेल्ड द एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, यस आई गॉट इट, रेस्क्यू ऑपरेशन। तो रेस्क्यू ऑपरेशन करते समय आपने देखा होगा एयरफोर्स के कई लोग ऐसा करते है ना, end up of the rope. This helped in fast and safe movement in the water. And once he was made comfortable with the water and swimming in it, एक बार वो जब comfortable हो गए कुछ दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद, the instructor taught him to go under water. तब उन्होंने कहा अब तुम अंडर वाटर में जाओ। तो एक तरह से देखा जाए कि एक लेसन लिखना है इस बात को करने के लिए, और इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देगा। लास्ट ईयर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है तो ऑफकोर्स इस बार आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपके 7 सेट में अगर ये 2 सेट में कम से कम ना आया, इस चैनल पे आगे अनसब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, ये मेरी गारंटी है। अनसब्सक्राइब कर देना, गुस्से में आना या कुछ भी कह लेना, ये मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में देखने को मिल सकता है इस बार, वरना ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से ये पूछा जाता है, ठीक। ही वॉज, अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आधी बातें लिखो, अपने आप से सेंटेंस कम कर दो, कुल मिलाकर सेंटेंस जो लिखो वो गलत ना हो। He repeated practice and the instructions given by the instructor and thus he soon learned to swim। और इस तरीके से उन्होंने सीखना, तैरना सीख लिया। To test himself, अब आगे बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया, ताकि सनवर्ड जो है 80-90 हो जाए। तो अब अपने आप को जो है टेस्ट करने के लिए ही वेंट टू द वेंटवर्थ। अब ये एक्स्ट्रा है, यहां से ये बात एक्स्ट्रा है। अगर आपका आंसर यहां तक में ही 80 या 85 वर्ड पहुंच गया तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं पहुंचा तो इस बात को और कर लेना कि जब ही वॉज अ कंप्लीट स्विमर, हिज इंस्ट्रक्टर थॉट हिम दैट नाउ ही गॉट टू नो हाउ टू स्विम प्रॉपरली। जब इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि डीप डगलस जो है प्रॉपर तरीके से तैरने लगे, तो अब उन्होंने अपने आप को इंश्योर करने के लिए खुद क्या किया, वेंट टू द वेंटवर्थ, ये एक लेक का नाम है, इन द न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक पर चढ़ करके, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके, एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और 2 मील तक खुद अकेले जो है तैराकी करी। स्टैम्प एट एक आइलैंड, ओनली 1 टाइम ही वॉज ट्रिगर्ड इन द मिडिल वाटर एंड ही फियरलेस ओवरकेम द 2। कुल मिलाकर के ये बात आपकी एक्स्ट्रा है, यहां तक आंसर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वे। पेडलर, इट इज आल्सो चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। फिर से आपको आया, कह रहा है कि कैसे पेडलर ने अपने तरीके को, अपने लिविंग स्टाइल को या अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज किया, एंड व्हाई। आपको खुद सोचना है। दिस वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड इनफ टू हिम, ये दुनिया उसके प्रति बहुत ही काइंड नहीं थी, बट एडला विल्मिंसन वाज द फर्स्ट गाय हु ट्रीटेड हिम वेरी वेल। तो वहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। जो एडला विल्मिंसन है, द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, ये वर्ड हमने जानबूझकर ही छोड़ा क्योंकि जब इसके आंसर को हमने पाया तो हमें लगा कुछ शब्द कम आ रहे हैं। तो आप ऐसी चीजों पे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं क्योंकि आपका आंसर हो सकता है 1.5 लाइन में खत्म हो जाए, दैट विल बी द फिनिश। क्योंकि अगर हम इस बात का आंसर कहें कि व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वे, तो आप सिंपली कह सकते हैं द काइंड बिहेवियर एंड नेचर ऑफ एडला विल्मिंसन मेड हिज वे।
चेंज हिज वे, उसके तरीके को चेंज कर देती है। तो आंसर तो इसी में खत्म, बट यू हैव टू राइट इन लॉन्ग क्वेश्चन, सो यू हैव टू कंप्लीट 80 और 85 वर्ड्स, 80-85 वर्ड में लिखना है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें, कुछ ऐसे शब्द जो कि एक्स्ट्रा में ही है, जैसे यहां लिखा है एडला विल्मनसन, चाहते तो आप एडला विल्मनसन ट्रीटेड द ट्रैम्प लिख सकते थे, बट हमने 4 वर्ड 5 वर्ड बढ़ा दिए ताकि वर्ड लिमिट को क्रॉस किया जाए या टच किया जाए। द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर ट्रीटेड द ट्रैम्प इन अ फ्रेंडली मैनर, उसने उसे फ्रेंडली मैनर मतलब काइंड मैनर में ट्रीट किया। शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हर, आप काइंड लिख देते तो भी बात चलती, नाइस लिख देते तो भी बात चलती, और फिर फ्रेंडली तो लिखा ही हुआ था, फिर क्या जरूरत थी? जरूरत हमें वर्ड लिमिट की है। अगर हम वर्ड लिमिट टच नहीं करेंगे, हमें 7 नंबर नहीं 3 नंबर मिलेंगे उस पर, क्योंकि हमारा आंसर 3 लाइन का है तो 3 नंबर, 7 लाइन 8 लाइन लिखोगे तो 7 नंबर प्रॉपर मिलेंगे। शी ऑफर्ड फूड, अब देखो इस बात को हमने फिर एक्स्ट्रा किया, उसने क्या किया, पहली चीज तो हमने नाइस लिख दिया, काइंड लिख दिया, फ्रेंडली मैनर लिख दिया, देन व्हाई डू वी नीड टू राइट दिस शी ऑफर्ड फूड एंड शेल्टर, ये इसलिए विच ही नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव एनीवन इन द फ्रॉम एनीवन, यहां पर फ्रॉम लगा लीजिएगा बेटा, फ्रॉम एनीवन, क्योंकि जिस चीज को उसने कभी भी किसी व्यक्ति से उम्मीद नहीं करी थी उससे वो मिला। इन द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड हैड बीन वेरी क्रूअल टू हिम, क्योंकि दुनिया उसके प्रति बहुत ही क्रूअल रही। ये एक स्टोरी की तरीके से याद करना, याद आंसर को नहीं करा करो, पूरी स्टोरी को याद किया करो, और कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उस स्टोरी को, उस पार्ट को याद करो कि उसने अपने तौर तरीके को, अपनी सोच को क्यों बदल लिया। वो इसीलिए बदल लिया क्योंकि दुनिया उसके प्रति काइंड नहीं थी। एडला विल्मनसन was the first guy who was very kind enough or kind enough and very nice to him, उसके प्रति बहुत ही नाइस थी, इस वजह से। She interceded on his behalf, उसके बिहाफ पर मतलब उसकी जगह पर, उसके स्थान पर वो बोली अपने पिता से। When her father was about to turn him out, जब उसके फादर उसको निकालने वाले थे। टर्न आउट का मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, बाहर निकाल देना। She still entertained the peddler even after knowing the truth about him, फिर भी वह पेडलर को एंटरटेन करती है, एक्सेप्ट करती है। And she offered him to suit as a Christmas present, और उसने ऑफर भी किया, क्या किया था? एक सूट दिया था अपने पिता का प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। And invited him to spend the next क्रिसमस विद देम, और ये तक के कह दिया कि अगर चाहो तो तुम वापस अगले साल आ सकते हो हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए। ये बातें केवल एडला विल्मनसन की उसको चेंज करा देती हैं। हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज्ड द एसेंशियल गुडनेस, उसका जो प्यार था और जो उसके अंदर की अंडरस्टैंडिंग थी एडला विल्मनसन की, उसके अंदर एक गुडनेस, एक भलाई, एक अच्छाई जगा देती है इन द पेडलर। एंड फाइनली ही चेंज्ड हिज वे, और इस तरीके से उसने अपना रास्ता बदल लिया, अपनी सोच विचार इस दुनिया के बारे में बदल लिए। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द फ्लेमिंगो क्वेश्चन। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था, ये आपके चूंकि मॉडल पेपर में था तो हमें दिखाना था, बट इस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे बिकॉज दिस इज यूजलेस टू डू दिस, बिकॉज दिस ईयर दिस पोएम हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर चैप्टर, फ्रॉम योर सिलेबस, आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया, तो इसको आप हटा दीजिए। इसका सोल्यूशन देना बेवकूफी है एंड इट इज ओनली दैट वेस्टेज ऑफ टाइम, तो इसका कुछ नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि ये पोम नंबर 2 जो कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये लास्ट ईयर थी, इस बार हटा दी गई है, तो इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अब इसमें मैं 3 दिए हुए थे एग्जैक्टली, ये हमारे पास 3 आए थे सेंट्रल आइडिया, तो हमने आपका पहली पोएम का लिखा है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पोएम, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फर्स्ट पोएम, इट्स द सेंट्रल आइडिया एंड ऑल द स्टेंजास एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोएम। पोएम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आंसर हैं और उसका सेंट्रल आइडिया फर्स्ट, थर्ड और सेकंड पोएम का जरूर पढ़ के जाइए, डेफिनेटली यू विल गेट द सेंट्रल आइडिया एंड इवन द स्टेंजास फ्रॉम दीज फर्स्ट 3 पोएम्स। आप इन्हीं तीनों पोएम में से किसी के एक का स्टेंजा या सेंट्रल आइडिया कंफर्म आएगा, चौथी पांचवी पढ़ेंगे नहीं तो भी काम चलेगा, ये मेरी तरफ से आपको फुल ऑन गारंटी है बेटा। अगर विश्वास करेंगे तो आपका आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहेगा, साहिर बाबा जैसा कि आप सभी कहते हैं। तो हमने पहले का सेंट्रल आइडिया लिख दिया। सेंट्रल आइडिया क्या है? अब आप इसमें सोच विचार नहीं है, वॉट एवर यू नो अबाउट द पोएम, वॉट एवर यू नो, वॉट एवर, बट दैट शुड बी करेक्टली ग्रामेटिकली, मतलब वो करेक्टली डन होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं। आप उस पोएम के बारे में 5 से 6 7 सेंटेंस लिख डालिए, बट उसमें ग्रामर की एरर नहीं है, आपकी वो सेंट्रल आइडिया मान लिया जाएगा। डोंट थिंक टू मच हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया एंड व्हाट इज एक्चुअली सेंट्रल आइडिया इज, क्या है, इस सब के बारे में नहीं। आपको जो भी पता हो उसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर लीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। द थीम ऑफ द पोएम इज एजिंग, इस पोएम की जो एजिंग है वो थीम है। एजिंग का मतलब उम्र,
उम्र को दिखाया गया है, इसमें उम्र के पड़ाव को दिखाया गया है, विच इज द लॉ ऑफ नेचर। और एजिंग क्या है? दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर कहता है जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर आ गया है, अब उसके बाद उसकी उम्र घटती है उसी दिन से, उसी घंटे से। उसकी उम्र अगर 80 साल लिखी है भगवान ने, तो फिर 1 घंटे के बाद 80 साल में 79 साल, 365 दिनों में 364 दिन और 23 घंटे बचेगी। तो इट इज द लॉ ऑफ नेचर। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स, ये और भी डिपिक्शन देता है, चित्रण करता है, डिपिक्ट्स द हेल्पलेसनेस, इंसान की मजबूरी, एंड एस्पिरेशन, और उसकी इच्छाएं ऑफ द यंग जनरेशन, जो कि यंग जनरेशन के अंदर होती है। इट पोर्ट्रेज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। इस पोएम में कई स्टेजेस दिखाए गए हैं शॉर्ट में, एंड हाउ एवरीबडी ग्रोज ओल्ड, किस तरीके से एक इंसान ग्रो हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, एंड फेसेस वेरियस सिचुएशन दैट लाइफ थ्रोज एट देम, और कई तरह की सिचुएशन, कई तरह की प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में आते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस टफ लिख रहे हैं तो आप इस बात को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। Hence, this is the central theme of the poem, My Mother at 66, और यही इसकी थीम है। आप थीम वर्ड हटा दें या थीम वर्ड लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका सेंट्रल आइडिया का मतलब केवल इतना है, वॉट एवर यू नो अबाउट द पोएम जस्ट राइट इट डाउन। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट वो ग्रामेटिकल सही होनी चाहिए। The dead and blurred face of her mother tormented her heart, जो उसका dead और blurred face है, जो रूखा, जो pale face है, उससे उसे बहुत तकलीफ होती है। tormented का मतलब तकलीफ होना। The older woman appeared to be lost, वो अपनी माँ को जब कार में बैठा देखती है तो वो खोई हुई दिखती है, खोई हुई, अपने उम्र में खोई हुई, अपने कुछ यादों में, ख्यालों में खोई हुई दिखती है। इन हर कंसिडरेशन, अपने विचारों में खोई हुई दिखती है उसकी माँ। द पोएट डिसमिस्ड हर अटेंशन, तो अपनी माँ के उस उदास चेहरे से हटा करके अपने अटेंशन को बाहर ले जाती है। बाहर का मतलब अपने जहन, अपनी आंखों को बाहर, कार के बाहर देखती है, क्योंकि उसकी अपनी माँ को देखने पर बड़ा दुख हो रहा था कि मेरी माँ बहुत जल्दी मर जाएगी, बिकॉज नाउ शी इज एट 66, क्योंकि वो 66 साल की हो गई है। एंड 1 or 2 or 3 years she might live more, probably she might live probably her attention from her mother and looked outside, अपनी माँ से attention हटा करके वो बाहर देखती है। The world outside was loaded with life and actions, जब वो बाहर देखती है तो उसका जो जहन होता है वो चेंज हो जाता है, उसके थॉट चेंज हो जाते हैं। वो देखती है बाहर दुनिया तो बड़ी एक्शन से और लाइफ से भरी हुई है, मतलब बाहर एक एनर्जी। The youthful trees appeared to be running, उसने देखा कार आगे बढ़ रही है तो ट्रीज पीछे जा रहे हैं, बच्चे खेलते हुए बाहर आ रहे हैं अपने घरों से। The youngsters watched gladly while moving out of their homes. दिस वॉज द होल अबाउट पोएम। और बहुत कुछ है लिखने को, आप 2 पेज लिख लीजिए, बट सिंपली 6 से 7 सेंटेंस लिखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं विस्टस के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हैं पहले 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा बेटा वो होगा विस्टस के शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें भी उसी तरीके से ए दिया होगा, ए में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक करना है। सो व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर्स डेथ? याद रखना, एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस और उसके प्रॉमिस, ये दोनों पर क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस बार के एग्जाम के लिए। एक बार फिर से आपके किसी न किसी एक सेट में जरूर ये क्वेश्चन आने वाला है कि प्रेडिक्शंस क्या थी एस्ट्रोलॉजर्स की अबाउट द टाइगर किंग। The chief astrologer had told the king, यहां पर told की जगह आप predicted कह सकते हैं, forecasted कह सकते हैं, foretold कह सकते हैं। यहां पर केवल told की जगह foretold लिख देना। foretold का मतलब होता है to tell something before it happens, किसी चीज के होने से पहले कोई चीज बता दी जाए उसे हम कहते हैं भविष्यवाणी। तो the chief astrologer had told the king that his death would come from a tiger, कि उसकी डेथ एक टाइगर से होगी। and he should be especially wary, wary का मतलब aware, aware का मतलब beware, beware का मतलब खबरदार, खबरदार होना है ऑफ द 100th टाइगर, 100वें टाइगर से उसे खबरदार रहना है। थ्रू द किंग, ठीक, सॉरी, दो द किंग वुड बी सक्सेसफुल इन किलिंग 99 टाइगर, वो ये भी कहते हैं कि यद्यपि जो राजा होगा वो 99 टाइगर्स को जो है मार सकेगा, मतलब मार लेगा। जो ये राजा है, जो टाइगर किंग है, वो मार सकता है, लेकिन फिर भी ही शुड बी वेरी, ही शुड बी अवेयर ऑफ द 100th वन, 100वें टाइगर से उसे एकदम बिवियर रहना है। ये सिर्फ कहा था प्रेडिक्शन में। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, ये चैप्टर नंबर 1 से है। थर्ड लेवल क्या है, इसको आप मोस्ट और मोस्ट बार बार हम लिखे दे रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
पहली चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज थर्ड लेवल एंड वेयर वाज लोकेटेड, ये कहां पर लोकेटेड था। द थर्ड लेवल क्या है? इट रिवर्स टू द सबवे, दिस इज अ सबवे, शॉर्टकट रास्ता है टू द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन नाम का एक स्टेशन अमेरिका में था, दैट टेक्स पैसेंजर टू द गेल्सबर्ग, जहां से गेल्सबर्ग नाम की कोई जगह है इलिनॉइस में, वहां पर ट्रेनें जाती थी। द थर्ड लेवल मतलब थर्ड प्लेटफॉर्म मान लीजिए। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप। व्हाट वाज दैट? इसके बारे में एक्स्ट्रा, क्योंकि व्हाट वाज द थर्ड लेवल आपने तो बता दिया एक लाइन में, एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये भी आ गया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। लेकिन अभी भी आपके 30-40 वर्ड पूरे नहीं हुए, तो आपको इसी में एक्स्ट्रा बता देना है या आपको ऐड करना पड़ेगा। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली इज द लीड कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, जिसमें चार्ली और सैम वेनर नाम के दो कैरेक्टर दिए हुए हैं। चार्ली के लिए ये एक स्केप ऑफ मीडियम ऑफ स्केप था, द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ, क्योंकि वो नरेटर जो कि चार्ली है वो अपनी मॉडर्न लाइफ की सिचुएशन रियलिटीज से भागना चाहता था। इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरव्यू फैंटेसी एंड रियलिटी, ये एक ऐसी जगह थी, एक शेल्टर थी, एक ऐसा जगह था जहां पर वो फैंटेसी और रियलिटी को मिक्स इंटरव्यू करता और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से कुछ दिनों के लिए रिलैक्स पाता। एंड दैट इज व्हाई he always imagined of such a third level, of such a place which was not existed ever, जो कभी भी existed नहीं करता, जो कभी भी exist नहीं करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 के बी पे दिया, व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली। अगेन हमने आपसे कहा ना, अब देखो ये बोर्ड में तो पेपर आया हुआ है, लास्ट ईयर 2023 का तो पेपर है, आप मिला लीजिएगा सैंपल पेपर से। अब फिर उसी में क्वेश्चन नंबर बी में फिर उसी चैप्टर से दे दिया गया, उसी चैप्टर से पहले चैप्टर से। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैड सैम रिटन, सैम विनर वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का दोस्त था। उसने अपने लेटर में क्या लिखा, लास्ट में एक लेटर दिया, उसको पढ़कर जाना, उस लेटर के बारे में पूछ लेता है। द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली, लेटर एड्रेस करता है चार्ली को, मतलब उसको संबोधित था। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, चार्ली ने सैम ने चार्ली को इन्फॉर्म किया था, क्या इन्फॉर्म किया था, क्या बताया था, दैट ही वाज राइट रिगार्डिंग द थर्ड लेवल। अब ये इसने बात क्यों लिखी? इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आपको ये पता चलेगा कि जब वो कहना चाह रहा है कि चार्ली ने अपने दोस्त सैम विनर को बताने की कोशिश करी कि सैम, डू यू नो दैट आई फाउंड द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे तो केवल 2 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन जब उसने अपने दोस्त सैम को ये बात बताई, सैम वाज अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, वो साइकियाट्रिस्ट दोस्त था, मतलब साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक। अब मनोचिकित्सक भाई हर आदमी को वैसे ही समझते हैं, अब ऐसा पागल आगल होगा, चल 3 लेवल है, हमका तो कभी ना मिला। तो उसकी बात को उसने इग्नोर कर दिया, एंड ही ऑल्सो गॉट अनएक्शियस अबाउट हिज फ्रेंड। और सैम अपने दोस्त चार्ली को लेकर बहुत ही चिंतित हो उठा। उस समय ही डिड नॉट बिलीव हिम, उसने उस पर भरोसा नहीं किया। बट एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर यू फाइंड दैट सैम ऑल्सो गॉट देयर, वहां पर वो खुद पहुंच चुका था, एंड दैट इज व्हाई ही रोट अ लेटर टू चार्ली। चार्ली को उसने एक लेटर लिखा, यस चार्ली यू वर राइट, व्हाटएवर यू आर सेइंग अबाउट द थर्ड लेवल इट वाज राइट इनफ, बिकॉज़ आई आल्सो फाउंड द थर्ड लेवल, क्योंकि मुझे भी थर्ड लेवल मिला, एंड आई आल्सो got the place where you wanted to go always, जहां पर तुम हमेशा जाना चाहते थे, मैं आ गया। यही बात उसने लेटर में लिखी। He had, यहां पर 2 बार ही आ गया। He had also told Charlie and his wife to keep looking for the third level, और वो ये कहता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ इसे ढूंढते रहो, यू विल डेफिनेटली फाइंड द थर्ड लेवल एंड यू विल बी देयर एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी होगी तुम लोग आ जाओगे, उम्मीद है। तो इसका मतलब थर्ड लेवल था अकॉर्डिंग टू सैम एज वेल। इन द लेटर इज वाज मेंशन। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन, आपकी बहुत सी किताबों में नहीं मिलेगा। कैसे उसने ऑपरेट किया व्हाइट मैन को, डॉक्टर सदाव ने? तो डॉक्टर सदाव वाज द लीड कैरेक्टर इन द स्टोरी, चैप्टर नंबर 4 में जो स्टोरी है डॉक्टर सदाव और हाना की, जिसका नाम है द एनिमी, जिसमें एक अमेरिकन एक लड़के की और डॉक्टर सदाव और हाना की कहानी है। डॉक्टर सदाव वाज अलोन टू ऑपरेट द वुंडेड व्हाइट मैन, उस व्हाइट मैन को अकेले वो ऑपरेट कर रहे थे। सो ही सॉट हेल्प फ्रॉम हिज वाइफ, तो उन्होंने अपने वाइफ हाना की मदद ली, एंड हु ब्रॉट टॉवल फॉर हिम, जो उसके लिए टॉवल लेकर आई, हेल्प्ड हिम इन टर्निंग द व्हाइट मैन, उसको हेल्प करा उसको मोड़ने में, गिविंग एनेस्थीसिया एंड होल्डिंग कॉटन सोक्ड इन एनेस्थीसिया नियर हिज नॉस्ट्रिल। कुल मिलाकर दिस वाज द ऑपरेशन सीन, दिस वाज अ ट्रीटमेंट सीन। ये एक तरह से ट्रीटमेंट सीन था कि जब वो फर्स्ट टाइम अमेरिकन आदमी उसके सामने मिला तो उसने कैसे ट्रीट किया उस अमेरिकन आदमी को विद द हेल्प ऑफ हाना हिज वाइफ, उसकी वाइफ के साथ। ठीक, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद
12वां क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 वर्ड में लिखना है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, 7 मार्क्स इसके मिलते हैं। ये चैप्टर नंबर ये बुक जो है विस्टस उसमें से आएगा। और इसमें भी देखो पहले ही सवाल जो दिया है, हु वाज द टाइगर किंग, अगेन चैप्टर नंबर 2 से आपके एक ही पेपर में चैप्टर 1 2 दिया हुआ है। इसका मतलब आप हमारी बातों को अगर विश्वास करेंगे, आप में से गधे से गधा बच्चा डेफिनेटली पास होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये सोच रहे हैं यार मजा नहीं आ रहा है, आप बिलीव करके देखें, दिस इज द ओनली चैनल विच कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट्स ऑन होल यूट्यूब, ये मेरा बार बार कहना है। सो इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, पहली बार आए, जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। आपके परीक्षा 90+ की गारंटी इंग्लिश में मेरी, बस हमारी बातों को एज इट इज फॉलो करिए, जितना हो सके नोट्स बना सकते हैं इसके, आप खुद से लिख लिख कर याद कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चंस को सिर्फ याद करा जा सकता है, यूपी बोर्ड का बच्चा इंग्लिश में वीक होता है, आई ऑलरेडी नो दिस, हमें पता है इस बात को, लेकिन आप इसके ऊपर अभी भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो ये, आप इसे लिख लिख कर याद करिए, लिख लिख कर। लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं, सिर्फ 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर के ले लीजिए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में भी दिक्कत हो रही है, उसके लिए एक बार फिर से सेशन लाएंगे कि व्हाट आर द लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन योर सिलेबस। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, 15 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। उन 15 लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेंगे। 75 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की गारंटी हमारी कि आप नहीं याद करेंगे, 15 में ही आपके वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन फंसेंगे। तो जरूर लाइक करते हुए वीडियो को शेयर करें, और लाइक की संख्या, उसके बाद कमेंट्स करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। लास्ट में कमेंट कि आपको नेक्स्ट सेशन किस पर चाहिए, यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कमेंट करें। तो कह रहा है हु वाज टाइगर किंग, बहुत छोटी सी बात, टाइगर किंग कौन था, एंड व्हाई वाज ही नेम्ड एज अ टाइगर किंग, और टाइगर किंग उसका नाम क्यों रखा गया। जिलानी जंग बहादुर, द टाइगर, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन एज द टाइगर किंग, ये उसका नाम था, जिलानी जंग बहादुर, जो कि प्रतिबंधपुरम का किंग था, उसको ही टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। 10 days आफ्टर हिज बर्थ, 10 दिन, अपने जन्म के 10 दिन के बाद ही, अ रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसाइज्ड दैट हिज डेथ, एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रोफेसी करी, प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करी, कि उसकी जो मौत है वो टाइगर से आएगी। ऑलरेडी आपको पता चुके, जितना शॉर्ट में हम पढ़ा सकते हैं आपके पूरे चैप्टर की कहानी को क्रस्ड वे में, शायद पूरे आपके यूट्यूब में आपको उतनी एनर्जी, उतने शॉर्ट वे में आपके पूरे चैप्टर को नहीं आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर ही बिकेम द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम का किंग बनने के बाद, गॉट टू नो अबाउट द प्रेडिक्शन, उस प्रेडिक्शन के बारे में पता चला, उस भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी के बारे में पता चला, रिलेटेड टू हिज डेथ, अपनी मौत के बारे में जो उसके प्रेडिक्शन की गई थी उसके एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। ही वेंट ऑन अ टाइगर किलिंग स्प्री, स्प्री का मतलब यहां पर हो गया है टाइगर हंटिंग, मतलब टाइगर उस पूरे कैंपेन पर निकला टाइगर हंटिंग के। ही किल्ड अबाउट 99 टाइगर, 70 टाइगर्स, उसने 70 टाइगर्स मारे विद इन 10 years, एंड ही वाज सो कॉट अप विद द रीचिंग हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100, और अब वो पहुंच ही रहा था कि 70 टाइगर्स के बाद उसके पूरे राज्य में खत्म हो गए। टू डिसअप्रूव द प्रोफेसी दैट ऑल द मैटर्स टुक अ बैक सीट, और उसने कह दिया था कि हम अपने सारे मुद्दे, सारे अफेयर्स या जितने भी मसले हैं पूरे राज्य के, मैं 100 टाइगर मारने के बाद अटेंड करूंगा। दिस वॉज हाउ ही गॉट टू बी नोन एज अ टाइगर किंग, और इस तरीके से उसका नाम टाइगर किंग पड़ा व्हेन ही वाज सक्सीडिंग इन किलिंग 100 tiger, when he was in a successful position in campaigning or completing his campaign of tiger killing, जब वो अपनी टाइगर किलिंग की कैंपेन को पूरा कर रहा था, इसी दौरान उसको नाम दे दिया गया टाइगर किलिंग का। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया, इसका आंसर हमने क्यों नहीं लिखा, एनीबडी कैन से यस, हो सकता है 2-4 बच्चे कह दे। देखो, व्हाई डिड जैक इंसिस्ट दैट इट वाज अ विजर्ड दैट वाज हेड एंड नॉट द मदर, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि इस बार नहीं है, वो हटा दिया गया, शुड विजार्ड हिट मॉमी, उससे लिया गया है। तो इस बार जब है ही नहीं, तो आप तो 2024 की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इट इज यूजलेस टू डिस्कस एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द पेज एम्प्टी, तो इसको नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के जो भी सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, अगर वो आपके सिलेबस से होंगे तो उसका पूरा डिस्कशन होगा। इस तरीके से अगर और भी वीडियोस आपको चाहिए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें। होप सो दैट यू गॉट ऑल एंड होल सोल्यूशन ऑफ द लिटरेचर ऑन योर कमांड, ऑन योर सजेशन, ऑन योर कमेंट्स। सो अगर आपको और कोई वीडियोस जो कि आपकी प्रॉब्लम हो, सो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपका वो कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन और हमें पूरी प्रेजेंटेशन को बनाने में
खुशी तभी होती है जब आप खुद इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, अपनी मर्जी से हमने पढ़ाया तो फिर क्या पढ़ाया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के एंड के बाद आप कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।